हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू सिस्को ACI डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। आज है लेक्चर नंबर 6 और देखते हैं लेक्चर नंबर 6 में क्या है हमारे पास। तो शुरू में हमने शुरू के लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 1 to 3 में हमने ACI का ओवरव्यू देखा कि SDN आर्किटेक्चर, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स, ACI कहाँ यूज़ होता है, उस प्रोटोकॉल देखे कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ट्रैफिक फ्लो देखा कि कैसे होगा, और फिर डिवाइस को डिस्कवर किया और उसका एक लैब भी की छोटी सी। ठीक, उसके बाद हमने लेक्चर 4 एंड लैब 5, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 किए। लेक्चर 5 लैब था। लेक्चर 4 में हमने थ्योरी देखी कि इंटरफेस पे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, उसको कैसे सिर्फ स्विच पे अप्लाई करेंगे और किस तरह से फंक्शनैलिटी होती है यहाँ पे। लेक्चर 5 में उसका प्रैक्टिकल किया, और लेक्चर 5 में क्या किया वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हो गया स्पाइन 1, स्पाइन 2, लीफ 1, लीफ 2, और ये कनेक्शन है हमारे पास। ठीक है, याद रहे कि स्पाइन टू स्पाइन, लीफ टू लीफ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता, एरर आ जाएगा और कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका आर्किटेक्चर डिफरेंट है, और यहाँ पे एसटीपी नहीं होता। ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ना, यहाँ पे इसके ऊपर एसटीपी की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वजह है कि यह क्यों नहीं हो सकता कनेक्शन, क्योंकि हमें हर लीफ को, हर लीफ से जितने भी कनेक्शन देने हैं उसका उसकी कॉस्ट सेम होगी। ठीक है, ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, शुरू में बताया था मैंने सब। उसकी कॉस्ट सेम रखनी है क्योंकि यहाँ पे ECMP चलता है, इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ प्रोटोकॉल। ठीक, अब यहाँ तक बात हो गई तो एक बात और मैं बताता जाऊँ कि ये वाला एरिया हमारे पास फैब्रिक का कहलाता है, और यहाँ पे हमारे IS और हमारा पिम और हमारा कूप और VXLAN ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाता है, हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलें अब बैक टू द टॉपिक। लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या किया कि लीव्स की इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर की। ठीक है, कॉन्फ़िगर तो कर दी। यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल एक एंड यूज़र बैठा है, ये हमारा एक सर्वर रखा है, और कलर चेंज करते हैं, और ये हमारा सेम VLAN में है। पोर्ट्स कॉन्फ़िगर कर दी हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं होगी अभी बताता हूँ। ये हमारा एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट है, या आप कह लें ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है, या NCI है, नेटवर्क सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास ये कैटलिस्ट स्विच लगा हुआ है, इस स्विच में ये सारी पोर्ट्स कॉन्फ़िगर हैं, यहाँ एक यूज़र बैठा है, यहाँ एक यूज़र बैठा है। ठीक है, अब जब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई तो मैंने क्या किया कि दोनों यूज़र को सेम VLAN में डाल दिया, VLAN 10 में डाल दिया। कम्युनिकेशन होगी? हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि NCI में ऐसा ही काम होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करती है VLAN के ऊपर, या सबनेट के ऊपर, या ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर। यहाँ पे VLAN सेम है, VLAN सेम है का मतलब है सबनेट सेम है, तो कम्युनिकेशन हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे भी VLAN सेम कर देता हूँ मैं। ठीक है, दोनों VLAN 10 में कम्युनिकेशन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ACI कहता है भाई VLAN सबनेट और ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर कम्युनिकेशन डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे ऐसा ACI में ऐसा होगा कि अगर आपने EPG बना दिया तो कम्युनिकेशन होगी। और EPG क्या होता है वो भी डिटेल में देखेंगे, उसको बना के भी देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। EPG एंड पॉइंट ग्रुप है। इस EPG में एक कंटेनर है, एक रूम है, या एक बॉक्स है, एक डब्बा है, एक ग्रुप है। इसमें जो भी यूज़र आ जाए, रिगार्डलेस उसका VLAN नंबर, आपस में कम्युनिकेशन हो सकती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हम माइक्रो सेगमेंटेशन करके उसको रोक भी सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन होती है। तो ये इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन NCI एंड ACI। ठीक है, तो हमारी जो अब लैब शुरू होगी, लैब नंबर 6,
एप्लीकेशन प्रोविजनिंग की। इसमें बेसिकली हम टेनिनस बनाएंगे। अभी देखते हैं 2 मिनट के बाद कि टेनिनस क्या है। ये जितनी टर्म्स यहाँ यूज़ हो रही हैं, वी आर एफ और ब्रीच डोमेन क्या है, और एंड पॉइंट ग्रुप्स तो मैंने बता दिए यहाँ पे क्या, और दोबारा देखेंगे इसको, और कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है। लैब स्टार्ट करने से पहले ये सारी टर्म्स को देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, और फिर लैब स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर वे में लैब समझ में आएंगी। ओके, तो जब हम डेटा प्लान की बात करते हैं एसीआई में, तो सबसे पहले हमारे पास जो एंटिटी आती है, जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना होता है, या आप इसको कह लें कंटेनर बनाना होता है, या हायर लेवल ऑफ वीआरएफ बनाना होता है, या एक कह लें बिल्डिंग बनानी होती है। आज मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। उसको कहते हैं टेनेंट। ठीक है, टेनेंट की एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे नेक्सस स्विचेस में बीडीसी होता है, या आप इसको ऐसे समझ लें कि मैंने बहुत सारे नाम ले लिए अभी, ठीक है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारी टेनेंट। अब जो कुछ भी काम होना है इस बाउंड्री वॉल के, इस डोमेन के अंदर ही होना है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब फ्लोर के ऊपर के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑफिसेज हैं, ठीक। एक बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग, के अंदर हमारे पास फ्लोर्स हैं, फ्लोर के अंदर हमारे पास ऑफिस है, ऑफिस के अंदर हमारे पास ईपी, एंड पॉइंट, या कंप्यूटर या यूजर बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये है जैसे कि एक बड़ा बॉक्स लें, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स, इस तरह से बॉक्स के अंदर बॉक्स है, मतलब ये डब्बे में डब्बा है, ठीक है। तो टेनेंट ये, और जो एसीआई की जो कहना चाहिए टेनेंट मॉडल या कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है, वो ये मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास एक है टेनेंट, ठीक है। टेनेंट के अंदर हमारे पास है वीआरएफ। वीआरएफ का तो नाम यकीनन सुना होगा। वीआरएफ के अंदर, वीआरएफ हमारा जैसे कि हमारी नॉर्मल किसी भी डिवाइस पे जैसे वीआरएफ कॉन्फ़िगर करते हैं, वैसे ही इट्स लाइक अ वीआरएफ ऑन एनी अदर किट ऑफ द नेटवर्क, या इसको कह लें लॉजिकल सेग्रेगेशन ऑफ आईपी रूटिंग टेबल है, ठीक है। वीआरएफ क्या होता है, अगर नहीं मालूम हो तो बताता हूँ मैं। चलिए, जैसे हमारे पास कैटलिस्ट स्विच है, इन दो पोर्ट से हमारा क्लाइंट ए कनेक्ट है, इन दो पोर्ट से हमारा क्लाइंट बी कनेक्ट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये दोनों रूटिंग टेबल एक दूसरे के लिए एक्सपोज नहीं हो, और एक ही प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि ये वाला हमारा क्लाइंट यूज़ कर रहा है 192.168.1.1, और ये वाला भी सेम यूज़ कर रहा है। अब मैं ये तो नहीं कर सकता हर क्लाइंट से जाके कहूँ भाई तुम्हें ये यूज़ नहीं करना है, तुम्हें ये सबनेट यूज़ करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास एक ही शेयर्ड डिवाइस है और ओवरलैपिंग हो रही है आईपीज़ में, या दोनों सेम आईपीज़ यूज़ करें दो क्लाइंट, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा कि जो मेरा ये स्विच है इस पर वीआरएफ बना दूंगा। एक वीआरएफ ये रहा, एक वीआरएफ ये रहा, मतलब मैंने फिजिकल डिवाइस के ऊपर लॉजिकल सेग्रीगेशन कर दी है। ये वी आर एफ ए नाम रख दें, इसका वी आर एफ बी नाम रख दें। इस पे जो रूटिंग टेबल चल रहा होगा उसका इस रूटिंग टेबल से कोई मतलब नहीं होगा। वी आर एफ ए के ऊपर जो रूटिंग टेबल चल रहा है उसका वी आर एफ बी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये लॉजिकल सेग्रीगेशन हुई है कॉन्फ़िगरेशन के लेवल के ऊपर, ठीक है, या रूटिंग रूटिंग के या स्विचिंग के लेवल के ऊपर। अब जब एडमिन साहब ऑफ वी आर एफ ए लॉग इन करेंगे, तो वो सारे वीआरएफ देख सकते हैं, पूरे स्विच की हर पोर्ट को एक्सेस कर सकता है वो। ये वीआरएफ है।
अगर मैं वीडीसी की बात करता हूँ, अब वीडीसी यहाँ बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब वीआरएफ की बात हो रही है तो अक्सर इंटरव्यू में लोग कंपैरिजन पूछ लेते हैं कि वीआरएफ और वीडीसी में कंपेयर करो। तो वीडीसी है, ऐसे करते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट स्विच है। अब मैंने कहा यार मेरे पास दो तरह के क्लाइंट हैं, एक मेरा क्लाइंट ए है, एक बी है। अब हो सकता है क्लाइंट ए कह रहा हो कि मुझे कुछ एक्सेस चाहिए, स्विच का लिमिटेड एक्सेस, इस तरह बी भी कह रहा है, या मैं ये चाहता हूँ कि भले मैं एक्सेस ना दूँ इन लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूँ कंप्लीट सेग्रीगेशन हो जाए। ए की कोई सी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन बी को विजिबल ना हो और बी की ए को विजिबल ना हो, तो मैं क्या करूँगा, वीडीसी बना दूंगा। मतलब फिजिकल डिवाइस मेरे पास है एक, उसको मैंने वीडीसी बना दिया यहाँ पे, एक वीडीसी बना दिया यहाँ पे। अब जब मैं एडमिन एज एन ए वीडीसी के एडमिन लॉगिन करूँगा, तो मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे वीडीसी बी में भी मौजूद है। मैं किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन वीडीसी बी की नहीं देख सकता। वो जो जो सुपर एडमिन होगा, वो जब लॉगिन करेगा नेक्सस स्विच को, तो वो ये दोनों देख सकता है, दोनों वीडीसीज। इसी तरह अगर वीडीसी बी का यूज़र या वीडीसी बी का एडमिन लॉगिन करेगा, तो उसको वीडीसी ए नहीं दिखेगा। ये कंप्लीट सेग्रीगेशन होती है वीडीसी, जो कि नेक्सस स्विचेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस देख लिया वीआरएफ और वीडीसी का। बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि टेनेंट क्या है। एक बिल्डिंग है या एक बड़ा कंटेनर है, उसके अंदर वीआरएफ है, और वीआरएफ के अंदर है ब्रिज डोमेन। ब्रिज डोमेन जो है वो ये भी कंटेनर ही है, और ये मल्टीपल सबनेट्स को कैरी करता है। इसको हम वी लैन नहीं कह सकते, या ये कह लें कि ये वी एक्स लैन है, या ये कह लें कि चलो ये वी लैन है, लेकिन इसके अंदर डिफ़ॉल्ट गेटवे भी है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए एक तरह से ये वी एक्स लैन या वी लैन है जिसमें मल्टीपल सबनेट्स हो सकते हैं, और इसके साथ इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे भी है। जो एंड यूज़र, ये एंड पॉइंट जब अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को एक्सेस करेगा, तो बेसिकली वो ब्रिज डोमेन पे आ रहा होता है। एंड पॉइंट अभी दिखाते हैं कहाँ से आएगा। ठीक है, या ये कहने हैं कि ये एक एडवांस किस्म का वीलैन है जिसमें कि आपके पास डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। अब ब्रिज डोमेन के अंदर जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे भी होता है, तो इसका मतलब है कि सबनेट कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे, सबनेट कॉन्फ़िगर करेंगे ब्रिज डोमेन के अंदर। अभी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी एक और बहुत अच्छी डायग्राम आएगी, और जब ये कॉन्फ़िगर करेंगे तब तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ब्रिज डोमेन के अंदर हम कॉन्फ़िगर करते हैं सबनेट को, जो भी हमारे सबनेट्स बनेंगे, जैसे कि 10.1.1.254/24। ये मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया है, ये सबनेट नहीं है, ये तो मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो जो एपिक है आपका बहुत अक्लमंद है, वो खुद समझ जाएगा कि भाई इसका ये मतलब है कि मुझे सबनेट ये यूज़ करना है, और ये भी करके देखेंगे समझ में आ जाएगा। और ब्रिज डोमेन के अंदर ही हमारे पास एप्लीकेशन प्रोफाइल या एप्लीकेशन नेटवर्क प्रोफाइल होती है। अभी बताता हूँ क्या होता है। एप्लीकेशन प्रोफाइल बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ईपीजीज होता है, एंड पॉइंट ग्रुप्स। ठीक है, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो, लेकिन अभी नेक्स्ट डायग्राम में समझ में आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा है कि आप जहन में जो जो कॉन्सेप्ट वैसे बनाना है कि आपके पास एक बिल्डिंग है जो अभी बनाई थी, फिर फ्लोर्स हैं, उसके अंदर ऑफिस हैं, उसके अंदर आपके एंड पॉइंट्स या यूजर्स बैठे हुए हैं। बिल्डिंग आपकी टेनेंट हो गई, फ्लोर आपका वीआरएफ हो गया, ऑफिस आपका ब्रिज डोमेन हो गया। इसी तरह से आपके जो केबिन कह लें, आप एक केबिन भी बना रहे हैं, आपके क्यूबिकल हैं, वो आपके एप्लीकेशन प्रोफाइल्स हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ ईपीजीज जो है
वो आता है, वो बेसिकली होता है एप्लीकेशन प्रोफाइल। ठीक, अब इसकी एक अच्छी वाली डायग्राम देखते हैं जो मैंने बनाई है। ये डायग्राम जो है ACI टेनेंट मॉडल या कॉन्सेप्चुअल डायग्राम, ये आपको इस तरह की या सिमिलर डायग्राम इंटरनेट में बहुत मिलेंगी, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बेस्ट डायग्राम है। जहाँ तक मुझे याद है कि सिस्को की भी किसी वेबसाइट के ऊपर किसी डॉक्यूमेंट में मैंने इस तरह की सिमिलर डायग्राम देखी थी। तो सबसे पहले आपका टेनेंट बना हुआ है जो आपका टॉप लेयर है, ठीक है, या टॉप ऑब्जेक्ट है, या टॉप लेवल है आपका। टेनेंट के अंदर टेनेंट का आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। वो मैंने टेनेंट 1 रखा हुआ है, यहाँ पे आप कुछ और रख दीजिए। टेनेंट के अंदर है आपका VRF, ठीक है। VRF के अंदर आपका है ब्रिज डोमेन। ब्रिज डोमेन में बेसिकली आपके सबनेट्स होते हैं, आपके SVI होता है, और आपके एप्लीकेशन प्रोफाइल होता है। एप्लीकेशन प्रोफाइल क्या है? एप्लीकेशन प्रोफाइल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ EPGs। और EPG क्या है? EPG तो खुद एक ग्रुप है, एंड पॉइंट ग्रुप। अगर एंड पॉइंट ग्रुप को, मल्टीपल एंड पॉइंट ग्रुप को एक साथ कंबाइन कर दें या एक कंटेनर बंद कर दें, तो वो बेसिकली एप्लीकेशन नेटवर्किंग प्रोफाइल या एप्लीकेशन प्रोफाइल के बॉक्स में बंद होगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हमारे पास यूजर्स जो हैं वो सेम वीलैन या डिफरेंट वीलैन से हैं, रिगार्डलेस ऑफ वीलैन, अगर वो सेम EPG में है तो वो कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ये है, ऑरेंज वाला यूज़र डिफरेंट वीलैन से है, ग्रीन वाला यूज़र डिफरेंट वीलैन और डिफरेंट सबनेट से है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका एक एडवांस किस्म का ACL होता है, जो ये बताता है कि सोर्स IP ये है, सोर्स पोर्ट ये है, डेस्टिनेशन IP ये है, डेस्टिनेशन पोर्ट ये है, और आप इसको कम्युनिकेशन अलाउ कर दें। ये होता है आपका EPG, ये सॉरी, ये होता है आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये आप इसको ऐसे कह लेंगे, पॉलिसीज बिटवीन EPGs, ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। और जब भी दो डिफरेंट EPGs में कम्युनिकेशन करानी होती है, भले दोनों डिफरेंट EPGs में VLAN के यूज़र सेम है, देखें ऑरेंज यहाँ भी है, ऑरेंज यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये डिफरेंट EPGs में है, तो VLAN से कोई मतलब नहीं है, कोई भी VLAN हो, डिफरेंट EPGs में तो आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करें, या एक सर्विस होती है सर्विस ग्राफ, वो यूज़ करते हुए आप उसको डिटेल में देखना चाह रहे हैं, या DPI डीप पैकेट इंस्पेक्शन कराना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है यूजिंग इस एपिक। तो अभी इसको सिंपल रखते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो एज लॉन्ग एज यूजर्स आर इन द सेम EPG, वी डू नॉट नीड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर यूजर्स डिफरेंट EPGs में हैं तो हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो यूजर्स जो हैं वो डिफरेंट EPGs में हैं, हमें जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब यही दो यूजर जो हैं या दो EPGs डिफरेंट ब्रिज डोमेन में हो सकते हैं। ये रहा, EPG कहीं भी रखा हुआ है, डिफरेंट ब्रिज डोमेन में है, या डिफरेंट VRF में है, या डिफरेंट टेनेंट में है, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही चाहिए। बस कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं चाहिए? जब सारे यूजर एक ही कंटेनर में या एक ही EPG में होंगे, तो हमें नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी समझाता हूँ कि जो हमारे पास नेटवर्क सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो हमारी एग्जिस्टिंग वे ऑफ नेटवर्किंग है, जिसमें सारी कम्युनिकेशन डिपेंड कर रही होती है VLAN या सबनेट के ऊपर। तो मैं अभी इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास है VLAN, IP या सबनेट। जो हमारी रूटिंग डिपेंड करती है, ये जो जो हमारी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है, वो VLAN, सबनेट या IP के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हमारे पास दो यूज़र हैं 192.168.1.1/24, 192.168.1.2/24, बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं।
ठीक है। अब हमें कोई नया सर्वर ला के लगाना है अपने नेटवर्क में, मैं उसको इस सबनेट से आईपी दूंगा और उसको लाके किसी भी ऐसी पोर्ट में लगा दूंगा जो कि सेम वीलैन में आती है, इसी के वीलैन में आती है, और कम्युनिकेशन हो जाएगी। ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी रेलिवेंट है। इस सिनेरियो में वीलैन, ब्रॉडकास्ट डोमेन, सबनेट एक ही बात होती है। जो हमारा एक वीलैन है वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है, और उसी वीलैन के अंदर एक सबनेट चल रहा है। मल्टीपल सबनेट नहीं आएंगे, एक ही सबनेट चल रहा है। ठीक है। और हमारे जो एसीआई इन्वायरमेंट है उसमें इसका नाम, इस टेक्नोलॉजी है, इस वे ऑफ वर्किंग को हम कहते हैं ईपीजी। मतलब कि एनसीआई में जो कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करती थी वीलैन या ब्रॉडकास्ट डोमेन या सबनेट के ऊपर। ये मैंने सबनेट की स्पेलिंग अलग कर दी थी, सबनेट के ऊपर। लेकिन एपिक में या एसीआई में जो कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करती है आपके ईपीजी के ऊपर। आप भूल जाइए कि वीलैन क्या है, भूल जाओ कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, आपका सबनेट क्या है, सब भूल जाओ। और ये याद रखो कि एज लॉन्ग एज यूजर सेम ईपीजी में कम्युनिकेट करेगा। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो लैब हमारे पास शुरू हो रही है उसमें हम ईपीजी बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, और उसी से कम्युनिकेशन होगी फिर। ठीक है, तो एक दफ़ा कोई इसको रिकैप करते हैं। टेनेंट जो है वो टॉप लेवल ऑब्जेक्ट होता है, या आपका हायर लेवल ऑफ वीआरएफ होता है, या आपका ऑर्गेनाइजेशन या कंटेनर होता है बड़ा सा। ठीक है, उस बड़े से कंटेनर के अंदर आपके पास वीआरएफ बना होता है। वीआरएफ क्या है? लॉजिकल सेग्रीगेशन होती है आपकी किसी भी स्पेस की या किसी भी स्विच की। उसके बाद आपके पास आता है ब्रिज डोमेन। यहाँ पे ब्रिज डोमेन जो हम एसीआई एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं उसके अंदर हम बनाते हैं मल्टीपल सबनेट्स बना सकते हैं। एक भी बना सकते हैं और 10 15 20 जितने मर्जी है उतने सबनेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिज डोमेन को मैंने भी बताया कि हम इसको एडवांस वी लैन कह लें या वी एक्स लैन कह लें, कि जिसके अंदर मल्टीपल सबनेट्स आ सकते हैं, और साथ में इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी होता है। ठीक, जो सबनेट बनाएंगे उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे यहीं पे होता है ब्रिज डोमेन में। अब इसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोफाइल। एप्लीकेशन प्रोफाइल बेसिकली कंटेनर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ईपीजीज है। आपने बहुत सारे एंड पॉइंट को ग्रुप कर दिया और एक कंटेनर में बंद कर दिया, और एप्लीकेशन प्रोफाइल पे आपने पॉलिसीज लगा दी। तो वो जो पॉलिसी लगाएंगे ना आप, पूरे कंटेनर में जितने भी ईपीजी हैं सब पे लग जाएगी। ठीक है। आपने क्या किया कि आपने 10 ईपीजी लिया और एक रूम में बंद कर दिए। अब उस रूम के ऊपर जो पॉलिसी लगाओगे ना उस हर ईपीजी पे लग जाएगी। तो बॉक्स के अंदर बॉक्स ही हो रहा है, डब्बे में डब्बा हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने अभी भी बताई। कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एसीएल है, जो कि ये बताती है कि सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। इसके ऊपर वो कम्युनिकेशन, इसके ऊपर बेस करती है कम्युनिकेशन के कौन से यूज़र किस यूज़र से किस पोर्ट पे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक, ये थी इसकी क्लीन साफ सुथरी डायग्राम, टेनेंट मॉडल या कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है एसीआई की वर्किंग की। सबसे टॉप लेवल पे हमारे पास है टेनेंट, उसके अंदर है वीआरएफ। अब एक टेनेंट के अंदर मल्टीपल वीआरएफ भी हो सकते हैं, एक वीआरएफ में मल्टीपल ब्रिज डोमेन भी हो सकते हैं, एक ब्रिज डोमेन में मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोफाइल भी हो सकती है। इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाई है। जो अगली वेरिएशन है जो आगे आएगी वो ऐसे होगी कि हमारे पास दो टेनेंट है। ठीक है, टेनेंट टू है। अब इसके अंदर ऐसे ही वीआरएफ बना हुआ है, इसके अंदर ऐसे ही ब्रिज डोमेन बना हुआ है, और इसके अंदर फिर है एप्लीकेशन प्रोफाइल बना हुआ है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास है ईपीजी। अब ये ईपीजी इस ईपीजी से कम्युनिकेट भी कर सकता है। ठीक है, क्या चाहिए होगा? कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। इसकी लैब हमारे पास नहीं है, लेकिन थ्योरी है। सॉरी, इसकी लैब है हमारे पास और थ्योरी भी है। जो हमारे पास लैब नहीं है वो मेरे जहन से स्लिप हो गया था, वो हमारे पास मल्टी पॉड और मल्टी साइट की लैब्स नहीं है हमारे पास। ये बेसिकली हम कर ही नहीं सकते जो हमारे सिमुलेटर है उसके ऊपर।
वो इस ये सिमुलेटर की लिमिटेशन है। ओके, तो मैं रिपीट करता हूँ, हमारे पास मल्टी टेनेंट की लैब्स हैं। ठीक। अच्छा, बिल्कुल शुरू के लेक्चर में मैंने जब बताया था कि टेनेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उस वक्त मैंने ये भी बताया था कि एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो टेनेंट से रिलेटेड होता है। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो होता है इस तरह से कि आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल एक बॉक्स बनाएं, टेनेंट। फिर एक बॉक्स बनाते हैं, उस पर कहते हैं ब्रिज डोमेन। फिर एक बनाते हैं, फिर कहते हैं, इस पर लिखते हैं ईपीजी। फिर बनाते हैं एक बॉक्स, उस पर लिखा होता है एप्लीकेशन प्रोफाइल। अब ये जो ऑर्डर है ये इनकरेक्ट है, कहते हैं इसको करेक्ट ऑर्डर में लिख दो। तो आपको क्या करना होगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप, टेनेंट उठाया और सबसे ऊपर आ गया टेनेंट, ये सही पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद टेनेंट के अंदर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे वीआरएफ भी होता है। ठीक है, एक बॉक्स है उसमें वीआरएफ लिखा हुआ है। फिर आपने क्या किया, वीआरएफ के उठाया और ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। फिर ब्रिज डोमेन ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। फिर एप्लीकेशन प्रोफाइल ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। फिर ईपीजी ड्रैग ड्रैग करके यहाँ पे ले आए। तो इसको करेक्ट ऑर्डर में बेसिकली करना होता है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप का क्वेश्चन आता है, और मेरे ख्याल में जितने लोगों से मैंने बात की तकरीबन सबके पास ही आया हुआ है। तो ये सिर्फ सीक्वेंस को याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट ऑर्डर याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। जो कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है इसको समझ लें, तो खुद ही वो समझ में आ जाएगा कि कौन किस क्या करेक्ट ऑर्डर क्या है। और इस डायग्राम में जो मैंने ये टेनेंट का नाम यू आई टी ए रखा हुआ है, या वी आर एफ एस एच रखा हुआ है, ये हम जो अभी डायग्राम जो हम अभी जो लैब करेंगे उसमें यही सारे नाम यूज़ होंगे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी वही दी है, वही नाम दिए जो हम अभी यूज़ करेंगे। यू आई टी ए या वी आर एफ एस एच है, ब्रिज डोमेन बी डी वन है, एप्लीकेशन प्रोफाइल सेल्स ऐप प्रोफाइल है, ये ई पी जी का नाम है सेल्स क्लाइंट। ठीक, तो ये हमारे पास डायग्राम है। अब देखते हैं लैब में हमें क्या अचीव करना है। इस डायग्राम में जो हम पहले देख चुके हैं पिछली लैब में, हम अभी तक ये इंटरफेसेस सारे कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ठीक है, वीलैन कॉन्फ़िगर नहीं किया हमने, लेकिन हमने ये बताया कि कौन कौन से वीलैन यूज होंगे। ठीक है, हमने ये नहीं बताया अभी तक कि इस इंटरफेस के ऊपर कौन सी वीलैन है, ये नहीं बताया, ये बताया कौन से यूज हो सकते हैं। एक रेंज बता दी है 1 से लेके शायद आई थिंक 500 तक बताया था। ठीक, L2 आउट की पोर्ट कॉन्फ़िगर की, L3 आउट की पोर्ट कॉन्फ़िगर की, क्लाइंट सर्वर ये सारी पोर्ट्स कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। अब जो लैब है उसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हमें कॉन्फ़िगर करना है पॉलिसीज़। ऐसे कॉन्फ़िगर करनी है पॉलिसीज़ कि क्लाइंट कम्युनिकेट करे फ्रंट एंड सर्वर से, और फ्रंट एंड कॉन्फ़िगर कम्युनिकेट करे सेल्स बैक एंड सर्वर से। तो बेसिकली हमें ये अचीव करना है, जो लैब है उसमें हमें ये अचीव करना है। सेल्स क्लाइंट का ईपीजी, फिर सेल्स फ्रंट एंड सर्वर का ईपीजी, फिर सेल्स ब्लैक सॉरी बैक एंड सर्वर का ईपीजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टेनेंट बनाएंगे, फिर हम वीआरएफ बनाएंगे, फिर हम ब्रिज डोमेन बनाएंगे और इसमें ही अपना सबनेट बना देंगे। ठीक है, ब्रिज डोमेन के बाद हम बनाएंगे एप्लीकेशन प्रोफाइल, कॉन्फ़िगर करेंगे, और एप्लीकेशन प्रोफाइल के बाद ईपीजी बनाएंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि फिर हम ये करेंगे कि जो लीफ वन और लीफ टू की पोर्ट 1 और 2 हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। पहले 1 से 20 तक क्लाइंट है, और यहाँ पे 1 से 30 तक क्लाइंट है। तो जो मैं ईपीजी बनाऊंगा सेल्स क्लाइंट का, उसमें बजाय इसके कि मैं 1 से लेकर 20 तक सेम कॉन्फ़िगरेशन करूं, फिर 1 से लेकर 30 तक सेम कॉन्फ़िगरेशन करूं, मैंने सोचा कि यार मैं सिर्फ सैंपल तो कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहे हैं, तो हम खाली 1 से 2 दोनों लीव्स उठा लेते हैं, पोर्ट 1 और 2।
सिर्फ 2 पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे वीलैन कॉन्फ़िगर करेंगे इंटरफेस के ऊपर। जैसे पहले मैंने बताया था कि हमने ये डिफाइन किया था कि हम कहाँ से कहाँ तक रेंज क्या होगी हमारे वीलैन की। तो 1 से 500 तक वीलैन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसकी जो इंटरफेस होगी उसके ऊपर वीलैन 10 कॉन्फ़िगर करूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब एक ही पीजी में, ये मैं कोई 10वीं या 15वीं दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ईपीजी जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट है एसीआई के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में, यहाँ पे सारे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टेनेंट बनाए, वीआर बनाए, ब्रिज डोमेन बनाए, सबनेट, एप्लीकेशन प्रोफाइल, ईपीजी बनाए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फ़िगर कर दें। कॉन्ट्रैक्ट में बता दें भाई ये सोर्स आईपी है, ये सोर्स पोर्ट है, और ये डेस्टिनेशन आईपी की डेस्टिनेशन पोर्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये अचीव करना है। जो जो अचीव करना है वो एकदम जहन में क्लियर होना चाहिए लैब शुरू करने से पहले, वरना लैब करना बेकार हो जाएगा। सिर्फ स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे, अगर समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या अचीव करना है। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि इस लेक्चर में हमारे पास लैब है। ये लेक्चर अभी तकरीबन 30 मिनट का हो गया, 30 मिनट्स का, और आई डोंट वांट टू स्टार्ट लैब इन दिस लेक्चर, क्योंकि अगर मैं अभी लैब स्टार्ट करूँगा तो ये बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि लेक्चर 6 को यहीं पे एंड करते हैं, और लेक्चर 7 लैब से ही डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें कोई इनिशियली थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि थ्योरी यहाँ पे एक्सप्लेन हो चुकी है, हम ये देख चुके हैं हमें अचीव क्या करना है, हम ये देख चुके हैं कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फ्लो चार्ट क्या है। बस नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा, बस वो डायरेक्ट लाइव स्टार्ट होगी। और स्टार्ट करने से पहले बराए मेहरबानी इसका प्रिंट आउट निकाल लें, ठीक है। एक इसका प्रिंट आउट निकालें, क्योंकि ये हमारे पास फ्लो चार्ट और कॉन्फ़िगरेशन है। और इसका प्रिंट आउट निकाल लें। इतना ज़रूरी नहीं है इसका निकालना, लेकिन ये थोड़ा सा आसानी होगी, निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इस डायग्राम का प्रिंट आउट निकाल लें। तो ये डायग्राम और फ्लो चार्ट और कॉन्फ़िगरेशन, इस सब के प्रिंट आउट निकालने तीनों। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम सिर्फ लैब्स करेंगे, ठीक। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो भाई एज़ यूजुअल वही कहूँगा कि दोबारा से लेक्चर देख लें, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट्स में लिख दें उस पॉइंट को, या जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, और थैंक यू वापस आके वीडियो देखने के लिए, और थैंक यू इन एडवांस लेक्चर नंबर 7 देखने के लिए जो कि लैब है। थैंक्स अगेन एंड बाय।